Yes, students, today we talk about NET and GRF. What is NET and GRF and how we can apply and who can apply. So first of all, we know about the full form of NET and GRF. The full form of NET is N stand for national, E stand for eligibility, T stand for टेस्ट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये राष्ट्रीय लेवल की पात्रता परीक्षा होती है। और दूसरा इससे ऊपर का जीआरएफ यानी जूनियर रिसर्च, आर का मतलब रिसर्च, जे का मतलब जूनियर, एफ का मतलब फेलोशिप, फेलोशिप का मतलब छात्रवृत्ति। ठीक है, जूनियर यानी कनिष्ठ, छात्रवृत्ति। ठीक है, किसके लिए? अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, शोध के लिए। ठीक है, अब जीआरएफ की एज लिमिट होती है, सबसे पहले 28 साल तक थी, 3 साल की छूट मिलती थी फीमेल को, ओबीसी कैंडिडेट को, और नीचे एससी एसटी सबको। लेकिन अब 30 प्लस मतलब जनरल में 30 साल तक जीआरएफ क्वालिफाई कर सकता है, और ओबीसी और फीमेल्स 35 साल तक, यानी 5 ईयर की छूट है। लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल की छूट और एक्स्ट्रा दे दी है, यानी अब की बार 31 साल तक का कैंडिडेट है जनरल में, वो जीआरएफ के लिए एलिजिबल है, और प्लस में 5 ईयर एक्स्ट्रा ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, यानी 36 साल तक वो एलिजिबल है। ये बात आ गई समझ? जीआरएफ जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको 31,000 रुपए प्लस में लगभग 2,500 रुपए चार्ज, प्लस में आपको 2,500 से 3,000 रुपए कंटीजेंसी मिलता है, यानी आपके पर मंथ लगभग एवरेज 35,000 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं जब आप पीएचडी करते हैं। इसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये दोनों बहुत ही बड़े विषय हैं। अब हम इसकी बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है नेट जीआरएफ के लिए, और नेट जीआरएफ किसमें काम आता है। तो जो नेट और जो जीआरएफ है वो कॉलेज, कैडर और यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है। ठीक है, कॉलेज, कैडर और यूनिवर्सिटी लेवल पर काम करता है। जैसे एस्टेट हम करते हैं वो किसमें काम आता है? 8वीं, 10वीं, 12वीं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन सब का अलग अलग होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनमें काम होता है। ऐसे हायर एजुकेशन के लिए यानी कॉलेज क्लासेस के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए आपको नेट की पात्रता पास करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि ये जो नेट और जो जीआरएफ है ये साल में 2 बार होता है, यानी एक बार लगभग जून के महीने में और एक बार दिसंबर के महीने, साल में 2 बार होता है। पीछे कोरोना काल की वजह से ये इसकी डेट एक्सटेंड होती गई, तो 1 साल में एक बार भी हुआ, 1.5 साल में भी हुआ। ठीक है ना, लेकिन अगली बार बताया जा रहा है कि 2022 में नेट का एग्जाम जून में हो जाए। और अब की बार विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि जो एग्जाम सेंटर है वो गृह जिलों में भी बनाए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम सेंटर आपके गृह जिलों में बनाए गए हैं, अन्यथा नेट का एग्जाम देने के लिए आपको दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब की बार नेट के जो एग्जाम है वो कहाँ होंगे? आपके रेवाड़ी में भी, आपके सुंदरगढ़ में भी, आपके झज्जर में भी, आपकी भिवानी में भी, गुड़गांव में भी, फरीदाबाद में भी, यानी नियर बाई जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब में लगभग नेट का एग्जाम होगा। ये बात समझ में आ गई? अब कौन दे सकता है, कितने सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं? अब जो जून का एग्जाम हो रहा है ये ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, यानी आर्ट्स साइड के या आर्ट्स स्ट्रीम के और कुछ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। एक सीएसआई का अलग होता है। ठीक है, तो वो एलिजिबल पात्र कौन है, कौन ये दे सकता है? बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हु इज एलिजिबल
हु कैन अप्लाई, कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए जो स्टूडेंट मास्टर पास है, यानी स्नातकोत्तर कहें या स्नातक कहें या पोस्ट ग्रेजुएट कहें या पीजी कहें, वो पास है और जिसकी जनरल कैटेगरी में 55% मिनिमम मार्क्स है, वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरी कैटेगरीज को छूट दी गई है, उनकी अगर 50% है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ गई? आप आगे बात करते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, एम एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, मैं पहले सेमेस्टर में हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? सर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, सर मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। हाँ, आप सब एग्जाम दे सकते हैं। अगर पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक अनुभव होगा, पता चलेगा कि कैसे पैटर्न होता है, कैसे एग्जाम देते हैं। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया है, तो वो एलिजिबल होते हैं अगर उनका नेट का एग्जाम पास हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 साल बाद उस दिन तक आपका एमए का या एमएससी का जिस स्ट्रीम से आपने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपका जेआर भी 2 साल के लिए एलिजिबल ही होता है। ठीक है, तो 2 साल तक विद इन 2 ईयर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए आपकी एमए एमएससी का, तो आप एलिजिबल है। अगर नहीं आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको? अगली अब दूसरी बात हम करते हैं, इसमें क्या कितने पेपर होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जनरल होता है, वो सबको पढ़ना पड़ता है, वो चाहे केमिस्ट्री का वो चाहे हिंदी का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश का स्टूडेंट हो, चाहे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, चाहे फिजिकल का स्टूडेंट हो, चाहे संस्कृत का स्टूडेंट हो, चाहे फिलोसफी का स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटिकल का स्टूडेंट हो, चाहे एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट हो। ठीक है, किस तरह के सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, सब, चाहे योग का स्टूडेंट हो, सभी के लिए पहला पेपर बराबर है। उसको बोलते हैं जनरल पेपर, फर्स्ट पेपर या कॉमन पेपर। एक होता है सेकंड पेपर जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं। अब सेकंड पेपर में जिसका जो सब्जेक्ट है, आपका योग है तो योग का रहेगा, किसी का सब्जेक्ट संस्कृत है तो संस्कृत रहेगा, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, उनके लिए सब्जेक्ट रहेगा। अब जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जो प्रत्येक क्वेश्चन को 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इट मीन 100 मार्क्स। इसी प्रकार जो दूसरा जो सब्जेक्टिव होता है, चाहे आपका योग का है, इंग्लिश का है, किसी भी सब्जेक्ट का, वो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने हो गए? 200। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? दोनों को मिला के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए। और कितने मार्क्स के हो गए? 300 मार्क्स के हो गए। ठीक है, आप समय कितना? 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। बीच में आप जा नहीं सकते कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मेरे को पानी पीने जाना है, ऐसा अलाउड नहीं होता। एक बार कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको पेपर पूरा करना होता है। सबसे पहले जब पेपर होता था, वैसे ये मल्टीपल चॉइस में आता है, ये याद रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट पेपर के 50, सेकंड के 100, 150 क्वेश्चन में प्रत्येक के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें मल्टीपल चॉइस ना हो, ऑप्शन में रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहले थोड़े सख्त नियम थे, पहले 3 पेपर होते थे और पूरा दिन लगता था। 9 बजे आप एग्जाम में बैठते थे तो शाम को 5 बजे फ्री होते थे। इतना लंबा पेपर होता था और अब कंटिन्यू 3 घंटे के अंदर पेपर आपको करना होता है। ऑनलाइन मोड होता है, बीच में कोई छूट नहीं होती है।
ठीक है। और सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में होते हैं। लैंग्वेज क्या होती है कि दोनों भाषाएं होती हैं, यानी इंग्लिश भी और हिंदी भी। अब की बार पीछे जो नेट का एग्जाम हुआ है नवंबर में दिसंबर में, उसमें ऐसा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीक्वेंस से क्वेश्चन आए। जैसे वो क्वेश्चन पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश हिंदी पढ़ते क्वेश्चन। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आते थे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती थी, हिंदी कर ली तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आते थे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 67 इंग्लिश में देखना है तो ऊपर साइड में जाके क्लिक करके कंप्यूटर फिर इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। आपकी बार हिंदी इंग्लिश में दोनों में आ रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि बार बार लैंग्वेज को चेंज नहीं करना पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया कि दोनों लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। और इसमें अभी जो एग्जाम होगा ये 20 मई को होगा, 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं जून के एग्जाम में। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए आपको अगर आपका रिजल्ट क्लियर है तो आपको पासिंग मार्क्स पता होना चाहिए कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ कितने में से कितने मार्क्स आए आपके, कितने ऑप्टेन मार्क किए आपने कितने में से। और दूसरा, अगर आप अपियरिंग है तो मार्क्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक आधार कार्ड या कोई ऐसी आईडी प्रूफ आपको चाहिए, और आपके फ़ोन नंबर चाहिए, आपकी मेल आईडी चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है दोनों पर, एक बार फ़ोन पर आएगा, एक बार आपकी मेल आईडी पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके एक सिग्नेचर चाहिए और एक आपकी फ़ोटो चाहिए। ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फीस आपकी बार 50 रुपये बढ़ा दी गई है। ओबीसी में पहले 500 में होता था, लेकिन अब की बार 550 है, ठीक है। जनरल में शायद 1000 रुपये का है और 100 रुपये की बार बढ़ा दिए गए हैं तो 1100 रुपये। ऐसे ही एससी में सिर्फ 25 रुपये बढ़ाए हैं तो शायद 275 रुपये का है, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको पता चले कि कैसा नेट का एग्जाम होता है। अब किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिगार्डिंग जो मेरे से छूट गया हो तो यू कैन आस्क। हाँ, ये पूछते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स कि सर क्या इसमें अलग पास होना पड़ेगा, इसमें अलग होना पड़ेगा, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले 3 होते थे पेपर, तो तीनों में अलग अलग पास होना पड़ता था, और जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग। अब ऐसा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है सभी विद्यार्थियों के लिए कि पहले इसमें पास होना जरूरी था फर्स्ट पेपर में। अगर इसमें पास नहीं है आप तो आपका सेकंड में चाहे कितने मार्क्स आ जाए आप मतलब आप एलिजिबल नहीं, आप पास हो ही नहीं सकते। और इसमें पास होने के लिए क्या करना पड़ता था कि ओबीसी एससी एसटी को 35% लेने पड़ते थे, जनरल को 40% लेने पड़ते थे, लेकिन अब तो खत्म कर दिया है। अब चाहे इसमें आपको चाहे 0 मार्क्स आ जाए और इसमें आपके 90 क्वेश्चन ठीक है या 95 है 80 है और आप उस कैटेगरी लिस्ट में आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, उस परसेंटेज में आपका नाम आ रहा है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आप मतलब एग्रीगेट कर दिया दोनों को मिला के, इसमें चाहे आपके 5 या 10 नंबर आए, इसमें चाहे कितने भी आए, हो सकता है इसमें आपके ज़्यादा आ जाए, 45 क्वेश्चन ठीक हो जाए, 90 मार्क्स आ जाए, इसमें कम हो, लेकिन दोनों को मिला के जो एग्रीगेट एवरेज बनती है उस बेस पर फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, चाहे वो नेट का हो चाहे जीआर 1% लेते हैं, ऊपर के जो 1% बच्चे होते हैं उनका जीआर होता है, ठीक है। और नेट की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग उसमें जाती है, जनरल की है ज़्यादा रहती है, ओबीसी की मीडियम रहती है, एससी एसटी की कम रहती है। तो इसके अलावा 4-5 कैटेगरी और होती है, हैंडीकैप वगैरह अलग अलग कैटेगरी में, है ना, ईडब्ल्यूएस भी होती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वगैरह, ठीक है। तो सबकी अलग अलग मेरिट लिस्ट जाती है। तो आप पीछे की जो मेरिट लिस्ट गई है वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, वो अलग व्याख्यान में बताएंगे, तो उस आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आजकल योग के आप विद्यार्थी हैं तो योग की बहुत पुस्तकें हैं
जिनमें आपको पीछे के पेपर्स मिल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका डेट अपनी बार निकल सकता है, ठीक है जी। समझ में आया जी आप सबको?